आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो हंडा, लगायब 4 डंडा, दिमाग हो बे ठंडा, लगायब 4 डंडा। ए हो सरकारी बाबू काहे भैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा, हम हो पापा के रानी पटना से पढ़ल बानी, अब ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाइब बहुत माजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर जिट भी जदी मंगवा लगेज में, लगायब 4 डंडा, दिमाग हो बे ठंडा, लगायब 4 डंडा। देखिए, अगर बात बिहार की जाए तो बिहार का एक क्षेत्र है मिथिला, और मिथिला की एक बेटी अभी हमारे साथ है, प्रिया मल्लिक हमारे साथ है। और वाकई मायने में अगर कहा जाए तो मिथिला में बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जिनको वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है, और प्रिया मल्लिक उनमें से एक है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दुलार। अच्छा, मिथिला क्षेत्र की रहने वाली हैं और वैश्विक स्तर पर पूरे मिथिला का ही नहीं पूरे बिहार और पूरे देश का नाम अपना रोशन कर रही हैं, तो क्या कहानी रही है? पहले हम संघर्ष की कहानी जानना चाहेंगे, कैसे उठ करके आई, और जैसे अगर माना जाए तो जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में घर परिवार के लोग ज़्यादातर जाने देना नहीं चाहते हैं, तो क्या कहानी रही थी, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, ये सच बात है, बट इस मामले में अगर हम कहें तो बहुत लकी रहे, क्योंकि मेरे घर परिवार ने मुझे हर जगह जाने दिया, हर जगह सपोर्ट किया। तो संघर्ष की कहानी तो ऐसे बहुत बड़ी है, फिर से ले लो। संघर्ष की कहानी तो बहुत बड़ी है, बट अभी शॉर्ट में फटफट बता देते हैं क्योंकि फिर बहुत साल लग जाएंगे, जितने साल संघर्ष रहा। और संघर्ष देखिए, वो जर्नी है, वो लाइफ टाइम तक रहता है। जब हर एक स्टेप आप ऊपर होते हैं, आपका संघर्ष बढ़ते जाता है, और स्पेशली उस संघर्ष को मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा संघर्ष है कि उस संघर्ष को भी आप मेंटेन करके रखिए। तो पटना से शुरुआत हुई। ऐसे हमारा गांव सुपौल है, प्रॉपर मिथिला, एकदम ठेठ मिथिलानी है, पर पढ़ाई लिखाई पटना हुई, और वहीं से फिर शिक्षा के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी पटना से हुई। और बचपन से ही गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया, और फिर वहीं से हमारी जर्नी शुरू हो गई। हम भी ऑडिशंस देते थे, लाइंस में लगते थे, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे, कभी कुछ रियलिटी शोज़ में होता था, फिर रिजेक्ट होके आ जाते थे, बट हारते नहीं थे। लगता था कि नहीं, हर बार कुछ और बेहतर करना है, तो वैसे कर करके फिर जो है पता था कि माया नगरी में ही बस जाना है, क्योंकि माया नगरी का माया हमको बहुत भा गया था। अच्छा। तो इसीलिए फिर ऐसे कर करके 2007 से हमारी शुरुआत हुई, बेसिकली सीखने की शुरुआत जब हम 7 साल के थे, 2007 में। फिर वहाँ से लेके 2017 में फिर हम जाके मुंबई शिफ्ट हुए, जब हमारा 12th हो गया। उसके पहले बहुत सारे ऑडिशंस देते थे, तो वही थोड़ा होता था, फिर रिजेक्शन मिलता था, बट हर ऑडिशंस के रिजेक्शन से मैंने सीखा कि कैसे खुद को और अच्छा बनाना है, और पॉलिश करना है, और आगे की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कैसे खुद को तैयार करना है। और फिर 2017 में जब हम शिफ्ट हुए मुंबई, तो हमारे शिफ्ट होने के 2 महीने बाद ही हमें एक शो मिला जिसका नाम था ओम शांति ओम। अच्छा। जो कि स्टार भारत चैनल पे आया था, हॉटस्टार पे इसके सारे एपिसोड्स आप अभी देख सकते हैं। और कमाल की बात ये थी कि वो इंडिया का पहला रियलिटी शो था। अच्छा। जहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअल गाने होते थे, ऐसा रियलिटी शो जिसमें सिर्फ भक्ति गाने और फोक गाने, तो जितने भी पारंपरिक गीत हैं, जितने भी स्पिरिचुअल गाने हैं, उसका रिक्रिएशन होता था। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उस जगह पे जितने भी लोग पारंपरिक रहना चाहते थे, जितने भी कलाकार पारंपरिक रहना चाहते थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका वो उस प्लेटफॉर्म पे मिला था। क्योंकि ऐसा शो जैसे इंडिया में जो भी बाकी के रियलिटी शोज हैं, वो बॉलीवुड गानों के हैं, या बाहर के, जैसे अमेरिकन आइडल से इंडियन आइडल आया है ना, या द वॉइस ऑफ यूके यूएस से द वॉइस ऑफ इंडिया आया। बट ओम शांति ओम ऐसा पहला शो था जिसमें संस्कृति की बात, भाषा और संस्कृति को था, कि कहीं ना कहीं ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में हम अपने ट्रेडिशन को भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो उसका वही मकसद था कि बच्चे जो हैं अपने ट्रेडिशन से जुड़े, अपनी भाषा को समझे,
और कहीं ना कहीं मेरे अंदर हमेशा से था बचपन में कि मुझे अपने जिस भूमि से मैं हूँ अपनी भूमि के लिए करना है, अपने संगीत को तो देना ही है पर साथ साथ जो मेरी भाषा है उसको भी लोगों तक लेके जाना है। तो वहीं वहीं से बहुत ज़्यादा शुरुआत हो गई, क्योंकि पटना में रह के क्लासिकल की ट्रेनिंग तो हुई मेरी, बट मेरा वेस्टर्न सिंगिंग में भी बहुत मन लगता था। अच्छा। मुझे बहुत पसंद था। तो जब मेरी क्लासिकल की ट्रेनिंग पूरी हो गई, पूरी नहीं मतलब मैं जब मैं कर रही थी वो तो जब जीवन, पकड़ बन गई थी उस पे। हाँ जीवन भर चलता रहेगा, वो कभी पूरा नहीं होता। संगीत अथाह सागर है, जितने गहराइयों में जाएंगे उतनी मोती और आपको हीरे मिलेंगे। तो संगीत जब सीखना शुरू किया, जब 5-6 साल के बाद एक कंट्रोल आ गया कि अब मैं अपनी आवाज़ को जैसे चाहे वैसे ढाल सकती हूँ, तब फिर मुझे सिंगिंग, वेस्टर्न सिंगिंग का बड़ा चस्का चढ़ा, क्योंकि उस टाइम जस्टिन बीबर वगैरह का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। हालांकि मैं हॉलीवुड के बहुत पुराने पुराने जो सिंगर्स ऑलरेडी हैं बड़े बड़े, उनको भी सुनती थी, तो ट्राई करती थी गाने का कि अच्छा मैं ये भी गा सकती हूँ। उस एक्शन तो मैंने देखा, हाँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं गा पा रही हूँ उस तरीके से, थोड़ा वेस्टर्नाइज कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने उस चीज़ को खुद से, मतलब क्लासिकल तो मैंने अपने गुरु से सीखा, बट जो भी अलग से गायकी है, जो मेरी वेस्टर्न गायकी जो मैं गा पाती हूँ, जो अब आप मेरे मैथिली गीतों में सुन पाते होंगे, जो लोग कहते हैं कि अलग आवाज़ है और अलग सा अंदाज, नयापन लगता है, तो वो जी। उसके वजह से ही आया, क्योंकि मुझे था कि मैं इसको सीख के उसको अपनी स्टाइल, अपनी भाषा में उसका प्रयोग करूँगी उस गायकी का। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये किस्मत है और इस तरीके का जर्नी ही लिखा गया था कि ओम शांति ओम के बाद मुझे और भी ज़्यादा अपने पारंपरिक पंप मिला। या हाँ, और मतलब वहाँ से फिर मुझे, क्योंकि मैं उस शो की उप विजेता बनी, वहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री के हर म्यूज़िक डायरेक्टर्स, शंकर महादेवन से लेकर दिग्गज से दिग्गज लोग जिस कहा जाए लोग तो वो थे, लोग वहाँ बिल्कुल। मौजूद थे। और मैं जीती नहीं थी, पर मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ पे अप्रिशिएट किया गया था मेरी आवाज़ के लिए, और साथ ही साथ मेरा जो एक अलग अंदाज़ था। तो मैं उप विजेता बनी थी, और अच्छा हुआ मैं उप विजेता बनी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे शुरू हो गया, फिर रिकॉर्डिंग्स मिलने लगे, मुंबई में काम मिलने लगा। अच्छा, मिथिला से रिलेटेड एक सवाल करना चाहेंगे। मिथिला हाँ। में कहा जाए तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, ऐसा लोग कहते हैं। लोगों का कहना होता है कि भाई यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। अगर भोजपुरी की बात की जाए तो वहाँ एक बहुत ही वेल मैनेज इंडस्ट्री वो बन चुकी है, और कहा जाए तो आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री का स्वर्णिम जो काल है वो आने वाला है। लेकिन मिथिला के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। मैथिली गानों को लेकर के मिथिला के जो कलाकार हैं उनके लिए अभी तक वैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं आ पा रहा है जिस पर वो जाके परफॉर्म करें, उनको लगे कि वाकई मायने में उनका फ्यूचर यहाँ सिक्योर हो सकता है। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी अभी जाके मुझे लगता है शुरू हुआ है, क्योंकि क्या होता है ना कि भोजपुरी में जो कहा जाए, हालांकि अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हूँ। जी। जो भोजपुरी में अभी कल्चर चल रहा है, एक वल्गैरिटी जो आप सुन सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि बाहर जब भी हम अगर बिहार की बात करते हैं तो भोजपुरी संगीत में लोग का थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है कि अच्छा भोजपुरी जी, मतलब, थोड़ा सा आ जाता हाँ, है वहाँ पे ऑटो expression। ट्यूनर जो है, भी बहुत सारे अच्छे कलाकार भी हैं, नो डाउट, बट मोस्टली जो रेशियो है वो ज़्यादा ऑटो। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑटो ट्यून सिंगर, मतलब ऑटो ट्यूनर जो है वो सिंगर को यूज़ कर रहा है, सिंगर ऑटो ट्यूनर यूज़ नहीं कर रहा है, ऐसा हो गया है अभी। तो खैर वो एक अलग है। मेरा फोकस था कि मैं अपने मिथिला को आगे लेके जाऊं, और सच बात है, अगर देखा जाए इस कंपैरेटिव तो नहीं है, इतना प्लेटफॉर्म नहीं है अभी, और लोग खुद ही सेल्फ मेड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं बिल्कुल। बेसिकली, अगर कहा जाए तो। और क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। उतना जो है ऑडियंस कमिटेड नहीं है बेसिकली। ये भी बात है। हमारी ऑडियंस अपने, जैसे कि अगर आप साउथ में जाएं तो उनकी ऑडियंस एकदम क्या कहते हैं, बोलते हैं ना, ढीठ है, कट्टर ऑडियंस। ढीठ है एक्चुअली। कि हम, जैसे हम गए थे एक बार परफॉर्म करने के लिए तमिलनाडु, तो वहाँ पर जो है हिंदी गाने वो लोग सुन ही नहीं रहे थे। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, सब जानते हैं, पर उनको अपने भाषा गाना था। तो मैंने वहाँ पे, हालांकि मैं अलग अलग भाषाओं में गाती हूँ, तो मैंने वहाँ पे 1.5 घंटा तमिल में गाया था, तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। बट जैसे ही सिंगर्स हिंदी गाने गाने लगते थे, 2-3 के बाद वो लोग नो 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 नो, वी विल नॉट लिसन टू दिस, अपने एक्सेंट में या तमिल में बोल देते हैं। तो वो लोग अपने भाषा को लेके ढीठ है, बहुत एडमेंट है बेसिकली। और हमारे यहाँ जो है कि प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी भाषा के प्रति खुद ही डेडिकेटेड नहीं है, समर्पित नहीं है। मतलब है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कारण रहा है कि वैसे लोग नहीं आए, और डेफिनेटली उस तरीके का जो है फैसिलिटीज़ या साधन जो है वो नहीं मिल पाया हमें हमेशा से, और किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया
अगर बहुत पहले से लिया भी तो ज़्यादा वो लोगों तक नहीं हो पाया, कुछ ही सीमित हो गया, तो शायद इसलिए नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है, जैसे मैथिली में बहुत सारे कलाकार हैं, खुद से सेल्फ मेड प्लेटफॉर्म बनाए हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, और अभी तो बहुत सारे मैं देख सकती हूँ कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं मिथिला से, जो काफ़ी बना रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि उस कंटेंट को सिर्फ मिथिला में नहीं देखा जा रहा है, बाहर के लोग भी देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इसका फ्यूचर है। और सब अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। मैं संगीत के माध्यम से कर रही हूँ, आप लोग अलग अलग कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो भाषा के अलग अलग हो, कोई फूड पे बना रहा है, कोई ट्रैवल, कोई मिथिला का कल्चर दिखा रहा है कि हमारे पास कितने सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। तो ऐसे ऐसे करके ही ऐसी चीज़ें, वही बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बेसिकली बढ़ता है। तो अच्छा, अब एक मैथिली गीत जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो और जो आपके दर्शकों के दिल के काफ़ी करीब हो, वो सुनना चाहेंगे। हाँ, वो ये मैथिली गीत सबसे पहले, उसके बाद हम बाकी सुनाएंगे। आई थिंक इस गीत ने मुझे बहुत ज़्यादा जो भी पहचान मिला है, इस गीत से इसकी शुरुआत हुई। और मिथिला में मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी पेज नहीं होगा जो इस गाने पे जिसने रील्स नहीं बनाया होगा। और वो गाना ये है कि आजू मिथिला नगरे यानी हाल सखिया, आजू मिथिला नगरे आने हाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि मिथिला से हट के भी लोग सुन रहे हैं, तो देखिए, अगर देखा जाए तो टोटल कुछ 7-8 करोड़ के आसपास मिथिलावासी हैं, पर इस गाने पे जो व्यूज़ हैं टोटल इंस्टाग्राम पे, वो 180 मिलियन है, यानी 16-17 करोड़ के आसपास, 18 करोड़ के आसपास है। तो इसका मतलब है कि जो मैथिली नहीं समझते हैं वो भी इससे सुने हैं, तभी इतना संभव हो पाया है। और जब मैं रील्स की संख्या देखती हूँ तो सच में जो, मतलब कुछ आसाम की लड़कियों ने, बंगाल की लड़कियों ने, कुछ पंजाब से, बहुत सारे, और मुझे फ़ोन्स भी, मुझे मैसेजेस, डीएम्स भी आए। तो ये गाना बहुत ज़्यादा लोगों के अभी करीब है। आपका कोई गाना है जिसकी चर्चाएं तेज है, कौन सा वो गाना जरा तो सुनिए। अभी अभी 2 दिन पहले जो है, हमने एक गाना रिलीज़ किया है जो कि दहेज के खिलाफ है। और जो मेरा स्टाइल है कि मैं पारंपरिक गीतों को पिक करती हूँ, और उसको फिर वो सिर्फ थोड़ा उसकी 2 लाइंस लेके, हुक लेके, उसको पूरा हम चेंज कर देते हैं। तो ये गीत है जो बचपन से हम तो बहुत सुनते हैं, आप लोग भी सुने होंगे। जब दुल्हा की तरफ से दहेज का डिमांड होता है तो उनको बेसिकली गारी दिया जाता है, चाची, दादी, फूआ, मौसी ये सब बैठ के गाते हैं और कहती हैं कि हाथी लेबे, घोड़ा लेबे हीरो हंडा, लगायब 4 डंडा, दिमाग हो बे ठंडा, लगायब 4 डंडा। तो इसी को हमने ये हुक लेके इस पे नया गाना बनाया कि ए हो सरकारी बाबू, काहे भैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा, हम हो पापा के रानी, पटना से पढ़ल बानी, अब ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाइब बहुत माजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर जिट भी जदी मंगवा लगेज में, लगायब 4 डंडा, दिमाग हो बे ठंडा, लगायब 4 डंडा, हाथी लेबे, घोड़ा लेबे हीरो हंडा, लगायब 4 डंडा, दिमाग हो बे ठंडा, लगायब 4 डंडा। तो ये बेसिकली हमने एक म्यूजिकल युद्ध छेड़ा है दहेज के खिलाफ, और 2 दिन में जो इसका रिस्पांस कमाल का मिल रहा है, मतलब 2 दिन में ही सारे बिहार के जितने भी पेजेस हैं, मिथिला के हों, भोजपुरी के हों, मगही के हों, सब रील्स बैक टू बैक, मतलब 2 दिन के अंदर मोर देन अब 400 रील्स बनने सबसे वाले बड़ी बात तो ये है कि इनकी आवाज़ में लग ही नहीं रहा है कि ये व्यंग कर रही हैं, लग रहा है कि एक मजाकिया गीत है और उस तरीके का लग रहा है। लेकिन वाकई मायने में बहुत सीरियस मुद्दा है ये दहेज प्रथा, और ये सब कुछ बहुत सीरियस मुद्दा है, लेकिन serious है, मतलब उस आपकी आवाज़ में लग ही नहीं रहा है कि इतना सीरियस मुद्दा है ये। तो इसको हमने वैसे ही बनाया है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब मैंने पोस्ट डाला था इसके, मतलब रिलीज़ के 2 दिन पहले, तो बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे कि लड़की की तरफ से इसकी शुरुआत होती है और दहेज जो है
तो मैंने उस पे लिखा था कि कुछ पढ़े लिखे जो हैं भगचोनर सब अलग ही ज्ञान देते हैं कि दहेज क्यों चाहिए। बिल्कुल। तो बट क्यों नहीं लेना चाहिए, जब आप ये पूरा गाना सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो खैर ठीक है, मैं तुरंत तो इसमें बदलाव नहीं ला सकती, बट कोशिश तो ज़रूर कर सकती हूँ, और कोशिश से ही जो है वो सफलता मिलती है। तो ये हमारा म्यूजिकल जो है वो युद्ध है दहेज के खिलाफ, और एक्चुअली ये टाइटल सॉन्ग बन गया है, क्योंकि जिस तरीके का हम कमेंट पूरे यूट्यूब पे पढ़ पा रहे हैं, सब बहुत खुश है, स्पेशली लड़कियाँ। कुछ तो अपने शादी के टाइम ही रील्स पे कल हम एक पार्लर में गए थे, और वहाँ पे जितनी भी दुल्हन आई थी तो सब वो शादी से पहले उनको लेट हो रहा था, पर वो मेरे गाने पे रील्स बना रहे थे। अच्छा। ताकि बाद में अपना दूल्हा को दिखाए कि अगर दहेज लिए हो तो लौटा दो। क्योंकि जब आप वीडियो देखिएगा तो बेसिकली उसमें एक सीन दिखाया गया है कि तिलक होता है, हमारे यहाँ जो तिलक होता है, तो उस वीडियो जो बना है उसमें मेरी बहुत प्यारी सखी हैं, दोस्त हैं, और वो बॉलीवुड की और टीवी जगत की, हिंदी सिनेमा की, और बाहर साउथ में भी उसने बहुत काम किया। उनका नाम है उल्का गुप्ता, जो झांसी की रानी जब आया था तब उन्होंने किया था, और काफ़ी उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, साउथ में भी बहुत काम किया है, और हमारे बिग बॉस के फेम बिहार के लाला दीपक ठाकुर हैं उसमें। अच्छा। हाँ जी, तो उन पे हमने ये फिल्माया है। और शैलेंद्र जी हैं, उन्होंने, उनकी एक भोजपुरी आईटी करके कंपनी है, जो कि ये लोग सिंगापुर के हैं बट ठेठ बिहार के हैं। तो इनकी भी एक कोशिश है कि हम अपने बिहार के म्यूज़िक को अच्छा करें, तो इनके ही चैनल से आया है। तो इसमें यही, जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि तिलक चलता है, लड़का लड़की है, और उल्का और दीपक जो है वो दोस्त बने हैं, बेसिकली लड़की की दोस्त और लड़का का दोस्त। तो उल्का देखती है कि ऐसे गड्डी थमा रहे हैं, ये थमा रहे हैं, तो फिर ये गाना गाती है कि सरकारी बाबू काहे होला बेकाबू। और फिर लास्ट में जब एंड होता है तो एंडिंग यही दिखाता है कि जो लड़का ने जो भी लिया था तिलक में, वापस लड़की के पापा को दे देता है। अच्छा। तो ये मैसेज हमने इसके थ्रू दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल। बाकी प्रिया मल्लिक हमारे साथ थी, मिथिला की बेटी हैं, और क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और ज़रूर बताइए कि दहेज प्रथा को लेकर के जो मुहिम इन्होंने अपने गाने के माध्यम से छेड़ी है, जिस तरीके से पॉजिटिव व्यू को लेते हुए इन्होंने वो मुहिम छेड़ी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, और प्रिया मल्लिक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी ज़रूर बताइए।